इस तरह से हम लोग अब ये माँ को शक्तिशाली करने वाले 4 घटक को समझेंगे। गौपालन, गौपालन क्यों करना है? हमारे जमीन के अंदर के सारे जीवों को फिर से खुशहाल बनाना और उनका निर्माण करना, उनको बढ़ाना, इसीलिए हमें गोपालन करना है। अब ये गोपालन का मुद्दा कब समझ में आया मुझे? 1992 में। 1992 में मैं घर के सामने खड़ा था। तब मैं रासायनिक कृषि कर रहा था, लेकिन चिंतन कर रहा था कि कोई बदलाव करना चाहिए। फुकुओका की बात सुनी, मैं घर के सामने खड़ा था, एक तेज बारिश हो गई। दूसरे दिन फिर बारिश हुई, तो बारिश में मैं अपने घर के सामने खड़ा था। वहाँ गाय के गोबर का छिड़काव किया होता। आपके घरों के सामने करते हो ना आप गाय के गोबर का छिड़काव? देहातों में अभी भी होता है, वो हर घर में होता है। गाय के गोबर से लिपते हैं या छिड़काव करते हैं। तो पहली दूसरी बारिश में मैं देख रहा था दृश्य कि डाबन के जैसे मोटे मोटे केचुए निकल आए हैं जगह जगह। मैंने कहा ये एक दिन में इतने मोटे कैसे हो गए? कल तक तो नहीं दिखे, आज केचुए केचुए दिख रहे हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ तो और कुछ डाला नहीं जाता, ये गाय का गोबर डाला जाता है, क्या इससे केचुए निर्माण होते हैं? इसका नाम क्या है? दृष्टांत विज्ञान। जो दृष्टि से दिख रहा है उसको ग्रहण करो, उसके एनालिसिस बाद में लेबोरेटरी में होते रहेंगे। लेकिन मुझे दृष्टि से दिख गया कि ये गोबर से केचुए का निर्माण हो रहा है। मैंने कहा यहाँ निर्माण हो रहा है। खेत में जाके देखा, फिर खेत में भी ऐसे निकल आए हैं क्या? क्योंकि अब मैं नेचुरल खेती को समझने की कोशिश कर रहा था। पहले 4 साल सिर्फ इसको समझने में निकाल दिए, 90 से 94 तक। खेत में गया तो एक भी केचुआ दिखाई नहीं दिया। तभी दिमाग में बात आ गई कि इसकी शुरुआत खेत में गोबर का छिड़काव करना, यानी ये पतले गोबर का छिड़काव करना, ये तरीका अगर हम खेत में निर्माण करेंगे तो सृष्टि का एक चक्र जो केचुआ है, शायद इसका निर्माण हो जाए खेत में। बस दिमाग में बैठा ली और 1994 से फिर मैंने इसका निर्माण चालू कर दिया। जैसे ही मैंने खेती आरंभ की, इसका निर्माण चालू कर दिया। उसका नाम दिया मैंने गो संजीवक। अब ये गो संजीवक शुरुआत थी, कोई ज्ञान नहीं था, अंधाधुंध इस्तेमाल किया इसका। यानी एक एकड़ में 5-6 हजार लीटर गोबर की खाद का लिक्विड बना के उसमें 5000 लीटर में 500 किलो गोबर डाल दिया, तो 500 लीटर ही गोमूत्र डाल दिया। यानी 500 किलो गोबर में 500 लीटर गोमूत्र डाल दिया और उसमें 10 किलो गुड़ डाल दिया। क्योंकि मैं पूरे उत्साह से कर रहा था, लेकिन ये गलत था। कृषि में हर चीज को प्लानिंग से किया जाए, उसको समझ के किया जाए तो हमें लाभ मिलता है। फिर मैंने उस गोबर को जब छिड़काव करके देखा तो मेरी 2-3 साल के बाद लगाई हुई फसलें सूखते हुए दिखने लगी। तो मैं चिंतित हो उठा कि यार ये मैं तो नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ और ये फसलें मेरी सूख रही है, तो ये तो गलत हो रहा है। उसका कारण फिर समझने की कोशिश किया कि ये क्यों सूख रही है। तो मुझे समझ में आया कि अत्यधिक गोमूत्र का इस्तेमाल करने की वजह से शायद ये सूख रही है, या अत्यधिक ये संजीवक का उपयोग कर रहा हूँ तो सूख रही है। इसका कहीं तो भी मात्रा तय होनी चाहिए तो हमें लाभ। तो 2 वर्ष तक मैंने उसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद कर दिया। फिर तीसरे वर्ष से चालू किया तो 200 लीटर ही दिया सिर्फ 1 एकड़ में। जब 200 लीटर दिया तो उसके अच्छे नतीजे मिले। फिर धीरे धीरे मैंने इसको पूरी तरह से समझ लिया कि इसका इस्तेमाल पहले वर्ष से कैसा करना है, दूसरे वर्ष से कैसा करना है, ताकि हमारी हानि न हो। तो मुझे मिला हुआ ज्ञान आप लोगों को रेडीमेड देता हूँ कि इसको प्लानिंग से करके इसका इस्तेमाल करते हैं तो कुदरती खेती में बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। तो गो संजीवक की फिर एक बहुत अच्छी मात्रा तय की कि जिससे नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको लाभ ही लाभ होगा। तो फिर मैंने उसका एक गो संजीवक बनाया। ये गो संजीवक बनाया तो इसकी पूरी योजना बना के इसका उपयोग समझ के धीरे धीरे इसको सही मात्रा में डाला। तो 100 लीटर पानी में इसका मैं पहले आपको 100 लीटर का प्रमाण बताता हूँ कि 100 लीटर में ये घोल कैसा बनना चाहिए। अब ये 100 लीटर पानी, बहुत सरल है, आप कोई भी कर सकोगे इसको। 100 लीटर पानी में 30 किलो गोवंश का गोबर,
गोवंश का ताजा गोबर। क्या आप 30 किलो गोबर नहीं जमा कर पाओगे? यानी 3 टोकने गोबर, 3 टोकने गोबर जमा करना है। तो 30 किलो गोवंश का ताजा गोबर और 3 लीटर गोमूत्र, सिर्फ 3 लीटर। 3 लीटर गोमूत्र और 500 ग्राम गुड़। अब आपके यहाँ गोपालन होगा तो आपको ये गोबर पैसे देके लाना पड़ेगा क्या? नहीं। गोमूत्र पैसे देके लाना पड़ेगा क्या? गुड़ के लिए आपको 20 रुपए खर्च करना है। अब 20 रुपए तो हम खर्च कर सकते हैं इतना, तो इतने कम इसमें खाद बनती है ये। अब ये खाद पहले वर्ष से हमको कैसा इस्तेमाल करना है, इसको कितने दिन सड़ाना है, तो इसको 10 दिन हमें टंकियों में सड़ाना है। हम लोगों ने क्या किया था, 2-2 लीटर की टंकियां बनाई थी ऐसी, और 1 एकड़ में हम इसको टंकियों से देते थे। ये ऐसी टंकी थी, ये टंकियों में सब डाल देते थे और उसको सड़ा के फिर हम लोग खेत में पानी के साथ छोड़ते थे। इसको 10 दिन सड़ाना है। ये गुड़ क्यों डाला कि उसके सड़ने की प्रक्रिया तेजी से हो, इसलिए ये गुड़ को डाला है। तो ये 3 ही चीजें लेके हम लोगों ने एक संयोग बनाया। वो संयोग के इतने अच्छे रिजल्ट हमें मिले। आज हमने ये नई भूमि ली, इसमें 1000 लीटर पहले वर्ष दे दिया हमने। अब ये 10 दिन में सड़ाना है, फिर इसको देना कैसे, इसका फार्मूला क्या है। हम लोगों ने नुकसान पहले भोगा, लेकिन धीरे धीरे समझा। अब जो समझा वो बात आपको बताऊंगा कि पहले वर्ष कितना देना है। वर्ष पहला 1000 लीटर। पहले वर्ष थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी इसका 10 गुना तैयार करके ये कितना देना 1 एकड़ में। एक एकड़ में पहले वर्ष 1000 लीटर ये घोल आपने दिया कि आपको उसके बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे, बहुत ही अच्छे नतीजे मिलेंगे। साथ में वर्ष दूसरा फिर इसको कम कम करते लाना है, 800 लीटर। वर्ष तीसरा 600 लीटर। वर्ष चौथा 400 लीटर। वर्ष पांचवा 200 लीटर। यानी आपके खर्चे लगातार नीचे नीचे आ रहे हैं, बनाने के भी खर्च नीचे आ रहे हैं। दूसरे वर्ष में 800 लीटर, तीसरे वर्ष में 600, चौथे वर्ष में 400, पांचवें वर्ष में 200 लीटर। अब गोपालन करेंगे तो आपके यहाँ गोबर की खाद भी होगी। इसके साथ आपको एक बार 3 वर्ष में एक बार 1 एकड़ में 3 टन गोबर खाद डालनी है। आपको बेहतर उपज लेनी है तो गोपालन करेंगे तो गोबर खाद मिलेगी। आपकी गाय अगर बिल्कुल भी दूध न दे तो भी आपकी गाय का आप चिंता न करें, उससे गौमूत्र और गोबर जो मिल रहा है वही आपके लिए द्रव्य है, क्योंकि वो खेत में जाके गिरता है तो खेत की उपज कई गुना बढ़ती है। तो न दिखने वाला द्रव्य फिर वो गाय के गोबर से और उससे हमें प्राप्त होता है। इसीलिए वैज्ञानिक रूप से गोपालन, दूध का पैसा ना मिले तो चले, लेकिन हर किसान के घर में गाय और बैल होने चाहिए। इनसे खेती करेंगे तो यांत्रिकीकरण के खर्चे घटेंगे। इस तरह से हम लोग ये संजीवक का इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझ में आई आपको, संजीवक कैसा बनाया जाता है, कैसा दिया जाता है। तो ये आपको इस वर्ष से बाद में आप आजीवन 200 लीटर भी अगर दिया तो चलेगा, और इसके बाद 5 साल के बाद आपने इसको बंद कर दिया तो भी चलेगा। सिर्फ गोबर खाद का इस्तेमाल करो, काफी है। ये क्यों कि तुरंत हमारे खेत में जीव जीवाणु केंचुए बढ़ना चाहिए, इसके लिए ये छिड़काव कर रहे हैं। इसको देना कैसा है, ये तरीका हमें थोड़ा, आप लोगों का धान का इलाका है, आपका इलाका पूरा धान का है ना। अब धान में तुरंत कैसा इस्तेमाल करना है ये देखिए आप।
आपकी बंदी जैसी भी हो, 1/4 एकड़ की, आधा एकड़ की, 1 एकड़ की। अब ये हो गया आपका खेत। मान लो ये 1 एकड़ का खेत है आपका, 1/4 एकड़ के हिसाब से 1/4 एकड़ का बनाइए। 1 एकड़ का बनाता हूँ। इस कोने से जाके थोड़ा अंदर जाके कब देना है आपको? सुबह या शाम के समय, जब बंदी में पानी लगा देते हैं। आप पानी लगाते हो ना उसमें बंदी में, परा लगाने के कितने दिन बाद देते हो पानी? आप पानी कब भरते हो उसमें? हाँ जी, तुरंत ही भर देते हो। जब भर दोगे तो सुबह के वक्त अंदर जाके यहाँ पे 125 लीटर आपको ये घोल डाल देना है। अंदर जाके 10-10 लीटर की कैन से ले जाके डाल दो। आप सोडा वाली खाद भी डालते ही हो ना आप, तो ये ले जाके बिना खर्चे वाली खाद डालना है। किसके आधार पर? मेहनत के आधार पर। यहाँ से 125 लीटर डाल दो, यहाँ से 125 लीटर डाल दो, यहाँ से 125। 4 कोनों से आपने डाल दी तो 500 लीटर हो गया। आप एक साथ 1000 लीटर का नहीं बना पाए तो पहले ये 4 कोने से डाल दो, फिर आपने 500 लीटर बनाई तो ये कोने से अंदर जाके यहाँ 125, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ये जगह बदल देना है, फिर यहाँ से, और एक साथ 1000 बना लिया तो पूरे 8 दिशाओं से आप डाल दो उसको ले जाके। अब आपका ये चक्र में आपका वो संयोग गिरेगा। इसमें क्या है? इसमें केचुए पैदा करने वाली ताकत है। इसमें जीवाणुओं का निर्माण करने वाली ताकत है। सारे जीवाणु आपके कुबंदी में फैल जाएंगे। वो जीवाणु फिर यहाँ से धीरे धीरे पूरे बंदी में ये जीवाणु फैल जाएंगे जो आपको दिखाई नहीं देते। अब ये यहाँ से पूरा कवर कर लेंगे आपका 1 एकड़ का एरिया। आपने 3 टन गोबर खाद की और इसका इस्तेमाल किया तो सोडे की खेती से भी ज्यादा उपज आपको पहले वर्ष में हो सकती है। आपको क्या करना है? 3 टन गोबर खाद और इसका इस्तेमाल आप कीजिए और देखिए कितने बेहतर। आप बिल्कुल सोडे का इस्तेमाल नहीं करना। अब सोडे का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं किया, मैं कहता हूँ आप कोई दवा नहीं मारना। अब कोई दवा नहीं मारना तो उसके लिए क्या करना है वो बात हम आगे करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? कैसे देना है आपको? देना कब है? सुबह है या शाम को? क्यों देना है? तेज धूप में देंगे तो उस धूप से हमारे कुछ जीवाणु नष्ट होंगे, इसीलिए सुबह या शाम के वक्त दीजिए इसे। अब ये गो संजीवक क्यों देना है? हमारे खेत में जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़े। नहीं जी, मैं एक बात पूछूंगी बोल रही थी। जैसे अपन दिन में तो रोपा लगाए, हम लोग रोपा लगाते हैं जैसे ये धान का। हाँ। तो जैसे दिन में लगा लिए तो उसको या सुबह दें या तो शाम को, दूसरे दिन का उसी दिन। हाँ, मैं थोड़ा सा, मुझे उसकी जानकारी नहीं, फिर भी आप जो रोपा लगाते हो तो पहले पानी भरते हो क्या? पानी भरने के बाद रोपा लगाते हो? नहीं, जैसे ये वाला जो बंदी बनाए थे ना, ये वाला बंदी को पूरे चीखल मचा लेते हैं। चीखल मचाने के बाद फिर रोपा लगाते हैं। इसके रोपा लगाने के तो मैं ये बोली कि जो खाद बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो वो खाद जैसे जिस दिन रोपा लगा। सवाल इन्होंने किया है, देखिए मुझे भी बात समझ में आई। इन्होंने क्या, जितने सवाल होंगे ना उतने ज्यादा आप लेके जाएंगे। हाँ। आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लो, ज्यादा से ज्यादा लेके जाओ। अभी पिछला ग्रुप आया, उन्होंने बहुत सवाल उठाए, बहुत मैटर लेके गए वो लोग। चना सूख रहा है, कोई बोलता था हमारी मिर्च सूख रही है। सबने ऐसे कई सवाल उठाए, उनको जवाब मिले। इसीलिए अभी बहन का जो सवाल है बड़ा अच्छा है। आप लोग इसको पहले भी डाल सकते हो। अगर ये पराहा जो लगाते हो 1-2 बारिश होने के बाद ही लगाते हो ना आप, तो फिर वो आप पहले भी डाल सकते हो इसको, यानी पराहा लगाने के पहले भी डाल सकते हो। लगाने के पहले जैसे कीचड़ करते हो ना, तो कीचड़ कर दिया तो आपके यहाँ गीला हो गया हो, तो उस समय सुबह शाम आप यानी पराहा लगाने के पहले भी इस खाद को डाल सकते हो। और वो खाद उसके 10 दिन के बाद, पराहा लगाने के 10 दिन बाद भी डाल सकते हो। यानी पहले डाल दिया तो ज्यादा फायदेमंद होगा। जब कीचड़ बनाते हो आप, कीचड़ बन गया तो वो गीले में आप डाल दो उसको, तो वो भी चलेगा। तो आप लगा सकते हो पहले। इसको आपने समझ लिया। अब मुझे बताइए इसमें कितना खर्चीला है आपका इसका?
क्या बाहर से बाजार से लाना है आप? सारा घर से निर्माण होता है ये तो, और घर को बना सकते हैं। इसमें कोई बहुत कला है कि आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाए, ऐसी बात लगती है आपको? नहीं, सब आसान तरीका है समझने। अब इसके तरीके खर्चे कम करने के हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टैंक लाके रख दिया। ये ऐसे सीमेंट के टैंक ला लिए। अब लेकिन एक एक टैंक 200 लीटर का 500-600 रुपए का है, ये खर्चीला हो गया ये। फिर हम बोले कि नहीं, आम किसान के लिए क्या किया जा सकता है। तब हम लोगों ने क्या किया, जमीन में एक गड्ढा बनाया और वो गड्ढे में पॉलीथीन डाल दिया। पॉलीथीन सस्ता था तो वो पॉलीथीन बिछा दिया। एक तो वो तरीका किया, फिर वो भी लगा कि पॉलीथीन का खर्च है इसमें। फिर सोचा कि नहीं, दूसरा तरीका किया जाए। हम लोगों ने फिर क्या किया, उसको गाढ़े गोबर से खूब लीप दिया गड्ढे को, तो उसका रिसाव बंद हो गया। फिर बाद में ये संयोग को गड्ढे में बना लिया। तो आप एक गड्ढा बना के वो गड्ढे में भी उसको अच्छा लीप लिया आपने, और उसका गोबर पूरा फंस गया जाके मिट्टी में, फिर उसका रिसाव नहीं होता है। तो गड्ढे में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं 10 दिन में, यानी बिना खर्च के भी। इस तरह से खेत में गड्ढा खोद के ये संयोग बनाया जाता है, तो खर्चा अपना कम होगा। हम लोगों ने अभी तो इसकी सीमेंट की, क्योंकि द्रव्य अब हमें धरती माता बहुत दे रही है, तो हमने सीधे 500-500 लीटर के सीमेंट के टैंक ही बना लिए है। वो ऐसे 4 इंच दीवारें बना के ऐसे जगह जगह जमीन में, वो बताऊंगा मैं आपको बाद में। तो हम लोगों ने टैंक बना लिए, क्योंकि द्रव्य बहुत मिल रहा है, लेकिन द्रव्य की कमी हो तो गड्ढे खोद के भी इसको किया जा सकता है। हमें स्वावलंबी खेती करना है। अभी हमने ये मुद्दा समझा गोपालन का, इसमें कोई बहुत बड़े गणित नहीं है, कोई भी बिना पढ़ा लिखा भी समझ सकता है इसको। दूसरा, ये भी बिना पढ़ा लिखा किसान समझता है। इसकी उपयोगिता क्या है ये समझ के उसको फिर प्लानिंग बनाना है, यानी पहले इसका ज्ञान हो जाए, ये वृक्ष का ज्ञान हो जाए, फिर उसकी प्लानिंग की जाए। अब उसको फिर जिंदा रखने के लिए मेहनत करना होगा हमें। इस तरह से ये इसका तीनों का इसके साथ निचोड़ बनाना है। पहले मैं अब आपको वृक्ष की बात बताऊंगा। जब मैं परिवर्तन की बात सोच रहा था, उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ के एक वैज्ञानिक का मैंने एक पेपर में आर्टिकल पढ़ा। वो आर्टिकल में लिखा था कि बढ़ते हुए तापमान की वजह से सबसे ज्यादा अगर हानि किसी चीज की होगी तो वो कृषि की होगी, क्योंकि वातावरण में बदलाव पैदा होंगे और वो बदलाव की वजह से सृष्टि के लाखों प्रकार की वनस्पति की और प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हो जाएगी। मेरे लिए चिंता का विषय हो गया 94 में। मैं सोचने लगा कि ये तापमान फिर रुकेगा कैसे भाई, अब तापमान बढ़ रहा है। तो मैंने अपने ज्ञान के आधार पे मैंने सोचा कि वृक्षों से तापमान को रोक लिया जाए। बाद में तो उसकी महत्ता समझते चले गई, तो आज मैं उसको भगवान का रूप में देखता हूँ वृक्ष को। क्योंकि जैसे जैसे मैंने पेड़ बढ़ाने आरंभ किए, मेरे खेती की उपज बढ़नी चालू हो गई। फिर धीरे धीरे उसका वैज्ञानिक स्वरूप समझने लगा कि मेरी उपज वृक्षों से क्यों बढ़ रही है। तो मैं जो कोई भी गोपालन से, संजीव से जीवों का निर्माण कर रहा हूँ, जीवाणुओं का निर्माण कर रहा हूँ, सब कुछ जीने का अधिकार दे रहा हूँ, तो वो तापमान नियंत्रण में आने की वजह से उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जीवों की। और वो जीवों की तादाद बढ़ के वो मेरे लिए खाद बनाते हैं। खाद बनाने के साथ ही वो जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के रूप में उनकी डेड बॉडियाँ जमीन में, यानी मृत शरीर जमीन में मिल जाते हैं, वो खाद के रूप में काम होते हैं। तो रोजाना करोड़ों जीवों की उत्पत्ति और मृत्यु, ये चक्र पेड़ों के वजह से पैदा हुआ। तब मुझे ऐसा लगा कि पेड़ तो खाद पैदा कर रहा है। फिर पेड़ से मुझे लगा कि कीट नियंत्रण हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं बताऊंगा आपको आगे। तो पेड़ों के वजह से मुझे आज कोई दवा मारने की जरूरत नहीं, पेड़ों ने कीट नियंत्रण करवाया, पेड़ों ने खाद पैदा किया, पेड़ों ने तापमान को रोका, उसके वजह से उपज बढ़ रही है हमारी। इस तरह से मैंने पेड़ों के महत्व को समझा। अब पेड़ों के महत्व को समझा तो पहले क्या किया मैंने, मन में जहाँ मन चाहा वहाँ पेड़ लगा दिया। तो कोई योजनाबद्ध नहीं था वो, तो उसके वजह से मेरे फसल को नुकसान हो रहा था काफ़ी। फिर फसल को नुकसान हो रहा था, ये बात समझ में आई, तो फिर सोचने लगा कि इसको कैसा किया जाए कि हम अपने नुकसान को बचाया जाए। लेकिन मैंने देखा कि 10% की नुकसान तो होती है। पहले पेड़ मैंने क्यों काटे, पेड़ के नीचे फसल नहीं आती, इसीलिए पेड़ों को काट डाला। अब पेड़ से उपज बढ़ती है तो मैं पेड़ ही पेड़ लगा रहा हूँ, लेकिन इसको अब उसका वैज्ञानिक स्वरूप समझ लिया मैं, और हम लोगों ने वैसा ही प्लानिंग किया है।
मैं आपको बताऊंगा खेत में घूमते समय। अब ये मेरा खेत है, ये करीब 300 मीटर लंबा खेत है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से पूर्व पश्चिम, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। ये सारी दिशाओं को समझ लिया मैं। एक पेड़ की छात दूसरे पेड़ पे जाए और मेरे खेत में कम गिरे, ऐसा हो तो मेरे लिए पेड़ और ज्यादा लाभदायी होंगे। तो फिर मैंने ये तय किया कि इसको पूर्व पश्चिम लगाया जाए। पूर्व पश्चिम लगाने से क्या हुआ, सूरज इधर से निकलता है, इधर ढलता है, तो एक पेड़ की छाया इधर आती है, उधर ढलता है, तो उधर से इधर पेड़ पे ही गिरती है। इस तरह से मेरा लंबा जो छाया के नीचे जाने वाला क्षेत्र था वो बंद हो गया। तो मैंने सारे पूर्व पश्चिम, अब ये पूर्व है, ये पश्चिम, तो ऐसी कतार लगाएंगे, फिर एक पेड़ की छाया दूसरे पेड़ पे आएगी। तो मैंने यहाँ से पेड़ लगाने आरंभ कर दिया। बड़े पेड़ जो ग्रीष्म में हरे हो या 12 महीने जिनको पत्तियां रहे, जिनको पत्तियां ज्यादा हो और बड़े पेड़ हो, ऐसे पेड़ों का चुनाव किया। वो पेड़ों में क्या क्या चुनाव किया मैंने, वो पेड़ लगाने कैसे, पहले तो ये बात, हर 100 मीटर पे एक कतार आनी चाहिए। अब मेरी ये यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर की लाइन थी, तो मैंने एक 100 मीटर पे पहले मुझे नेचुरल रोड की लाइन मिल गई, दूसरी फिर मैंने 100 मीटर पे लगाई और तीसरी 100 मीटर पे लगाई। इस तरह से मैंने उनको कतारों को लगाया। अब ये 100-100 मीटर पे लगाया, तो पहला पेड़ मैंने फिर यहाँ पे लगाया पीपल का। आगे पीछे कोई भी कर सकते हो, लेकिन